Assalamu alaikum dear students, welcome to Knowledge of Biology. I am your instructor Sayyeda Maria. So आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी यूनिट 3 एंजाइम्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन एंड अकरेंस ऑफ एंजाइम्स. सो स्टार्ट करते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम से. हम स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट प्रॉपर्टी से. एंजाइम्स आर मेनली ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी जैसे हमें पता है कि ज़्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोटीन से नहीं बने होते, वो आरएनए मॉलिक्यूल से बने होते हैं और उनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं. और राइबोजाइम्स बेसिकली ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन दी आरएनए स्प्लाइसिंग एंड द सिंथेसिस ऑफ द ट्रांसफर आरएनए. नेक्स्ट देखते हैं जी, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड अप. सो हम कह सकते हैं कि एंजाइम डू नॉट गेट कंज्यूम इन द रिएक्शन, दे जस्ट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन. और इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम एंजाइम के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जी, बायोकैटलिस्ट. बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या होगा? वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि जानदारों के अंदर पाए जाते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस करते हैं, और इसी तरह से जो रिएक्शन होगा वो जल्दी जो है वो कंडक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है जी, देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट. यानी फाइनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम की प्रेजेंस होती है वो एंड प्रोडक्ट जो है उस पर असरअंदाज नहीं होती. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सबस्ट्रेट है लिपिड, तो उसकी जब डाइजेशन होगी, उसकी जब ब्रेकडाउन होगी विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है, जो एंड प्रोडक्ट आता है, वो आता है जी फैटी एसिड्स. यानी एंजाइम क्या करते हैं कि एंजाइम जो है उस लिपिड को तोड़ने का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर रहे हैं. हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी नेचर अफेक्ट नहीं होगी, यानी लिपिड की मेटाबॉलिज्म से हमारे पास फैटी एसिड ही आएगा. सो एंजाइम क्या कर रहे हैं? जस्ट वो उस रिएक्शन को तेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ताकि घंटों का काम जो है वो मिनट्स में हो जाए और मिनट्स का काम जो है वो उससे भी कम में हो जाए. नेक्स्ट है जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन. सो नॉर्मली हमें आम तौर पे किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए या कंडक्ट करवाने के लिए जो है ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मिकदार में ही एंजाइम्स चाहिए. सो जनरली स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो भी जो है वो काफ़ी होती है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा. So they are very specific in their action. A single enzyme catalyzes only a single chemical reaction or a group of the related reaction. So हम कह सकते हैं जी कि तमाम एंजाइम्स अपने एक्शन के अतबार से बहुत स्पेसिफिक होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एंजाइम है जी लाइपेज, सो हमें जैसे पता है कि लाइपेज एंजाइम जो है ये सिर्फ लिपिड की डाइजेशन करता है. सो अगर हम लाइपेज एंजाइम को कोई और सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, सो लाइपेज एंजाइम जो है ना तो वो कार्बोहाइड्रेट की स्प्लिटिंग कर सकता है और ना ही प्रोटीन की. सो अगर हम उनको ऐड भी कर दें तो वो रिएक्शन कंडक्ट ही नहीं होगा, विच मीन्स कि हर एंजाइम जो है ना अपने एक्शन के एतबार से बहुत ही स्पेसिफिक है. और जैसे हम देख सकते हैं कि जी एक एंजाइम जो होता है ना वो या तो सिंगल रिएक्शन को कंडक्ट करवाता है या फिर ग्रुप ऑफ द रिलेटेड रिएक्शन को, लाइक द ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन आ सकता है, लाइक द केल्विन साइकिल है. नेक्स्ट है जी, दे आर सेंसिटिव टू इवन माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. सो हम कह सकते हैं जी कि हर एंजाइम जो होता है उसको काम करने के लिए जो है वो ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है. ऑप्टिमम का मतलब क्या होगा? जो जिस पे कोई भी एंजाइम बेस्ट वर्क करेगा. सो जैसे हमें पता है कि अगर हम किसी भी एंजाइम की पीएच को चेंज कर दें, उसके टेम्परेचर को चेंज कर दें या इवन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, सो इन तमाम फैक्टर्स के चेंज करने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो मुतासर हो सकती है. सो एंजाइम इन सब के लिए, इन तमाम फैक्टर के लिए बहुत ही हसास है, और इन तमाम फैक्टर्स को इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, विच इज दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द एंजाइम एक्शन. नेक्स्ट है जी, सम एंजाइम्स रिक्वायर को फैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए कोफैक्टर नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ प्रोटीन के बने हैं, उनको जो है उनको काम करने के लिए जो है कोई हम कह सकते हैं जी कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होगा, एंड दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड द सिंपल एंजाइम्स. लेकिन बहुत से ऐसे भी एंजाइम्स हैं जिनको काम करने के लिए कोफैक्टर चाहिए होता है, और कोफैक्टर बेसिकली एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है, और अगर ये कोफैक्टर उन एंजाइम्स को ना मिले तो वो एंजाइम्स अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते. नेक्स्ट है जी, द एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं. और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखें
तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसको लेट्स सपोज उस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए 50 जॉल एनर्जी चाहिए, 50 जॉल एनर्जी से अगर हम कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। सो 50 जॉल वुड बी दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट रिएक्शन। सो हर रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी वो वेरी कर सकती है, लेकिन अगर हम उसी रिएक्शन में एंजाइम्स को ऐड करते हैं, सो एंजाइम्स की प्रेजेंस में हो सकता है कि उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या उस केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी वो 5 जॉल हो जाए। यानी पहले जो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स 50 जॉल थी, अब वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 5 जॉल हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम एनर्जी चाहिए, और अगर हमें कम से कम एनर्जी चाहिए, सो इसका मतलब क्या होगा कि उस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो गई। सो दे एक्चुअली लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जी कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। तो पेप्सिनोजन बेसिकली इज एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि पेप्सिनोजन जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी में कहाँ बनता है। हमारे स्टमक में जी ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 डिफरेंट तरह के सेल्स पाए जाते हैं। लाइक पहली तरह के सेल्स को हम कहते हैं म्यूकस सेल, सेकेंड टाइप ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड द चीफ सेल्स और द zymogen सेल्स, एंड थर्ड टाइप ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड द पेराइटल सेल्स और द ऑक्जेंटिक सेल्स। सो म्यूकस सेल जो है बेसिकली ये रिलीज करते हैं म्यूकस, चीफ और zymogen सेल रिलीज करते हैं पेप्सिनोजन, एंड पेराइटल एंड ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं ये रिलीज करते हैं HCl। सो म्यूकस प्लस पेप्सिनोजन प्लस HCl, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। सो हमारे गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारे स्टमक में रिलीज होता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में रिलीज होता है, इसके अंदर पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। सो पेप्सिनोजन जिसको हम प्रो एंजाइम या जाइमोजन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है जी इनएक्टिव एंजाइम। सो बेसिकली पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है जी एंजाइम पेप्सिन की, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और हम कैसे पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl। सो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन जिसको हम जाइमोजन कह रहे हैं, या हम इसको प्रो एंजाइम भी कह सकते हैं, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द पेप्सिन विच इज द एक्टिवेटेड फॉर्म। और पेप्सिन एंजाइम की जो ऑप्टिमम pH होती है वो 2 pH होती है, विच इज द हाईली एसिडिक pH, जिस पे जो पेप्सिन एंजाइम है वो बेस्ट काम करता है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, वो ये कि बेसिकली वो पेप्सिनोजन जो एंजाइम है इसको वो एपो एंजाइम की कैटेगरी में ले आते हैं, लेकिन हमें एक बात बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है, एपो एंजाइम जो है वो भी इनएक्टिवेटेड होती है, फॉर्म होती है एंजाइम की, लेकिन एपो एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए को फैक्टर चाहिए होता है, ठीक है जी। लेकिन पेप्सिनोजन जो है इसको पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए कोई भी को फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता। सो पेप्सिनोजन को या तो हम प्रो एंजाइम कह सकते हैं या हम इसको जाइमोजन कहते हैं। ये एपो एंजाइम की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल एंजाइम की कैटेगरी में आ सकता है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो आखिर इनएक्टिवेटेड फॉर्म यानी पेप्सिनोजन में ही क्यों रिलीज होता है, वो एक्टिवेटेड फॉर्म पेप्सिन में रिलीज क्यों नहीं होता। तो हम कह सकते हैं जी कि पेप्सिन जो है ये एक पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, एंड एक्चुअली इट इज क्वाइट केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द सेल इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड दैट इज व्हाई इट इज प्रोड्यूस्ड इन इट्स इनएक्टिवेटेड फॉर्म। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसमें हम देखेंगे एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन, यानी हम बात करेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे एंजाइम इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में काम करते हैं। सो अब हम यहाँ पर एक जर्नल डायग्राम देखते हैं जी एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जी इनिशियल सबस्ट्रेट की, जिसको हम ए कह रहे हैं। सो इनिशियल सबस्ट्रेट को हम प्रिकर्सर भी कह सकते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट है उसको एंजाइम 1 कन्वर्ट करेगा जी प्रोडक्ट बी में। सो यहाँ पर एंजाइम 1 ने इनिशियल सबस्ट्रेट ए को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट बी में। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमें दिखाई दे रहा है जी एंजाइम 2, एंजाइम 2 के लिए प्रोडक्ट बी जो है वो एक्ट करेगा एज अ सबस्ट्रेट। सो बेसिकली यहाँ पर एंजाइम 1 ने प्रोडक्ट बी को हैंडेड ओवर कर दिया एंजाइम 2 के, लेकिन एंजाइम 2 के लिए बी जो है वो एक्ट करेगा एज ए सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर एंजाइम 2 जो है इस सबस्ट्रेट बी को कन्वर्ट करेगा इनटू द प्रोडक्ट सी। सो यहाँ पर जो सी होगा विच इज द प्रोडक्ट फॉर द एंजाइम 2, लेकिन ये एंजाइम 2 इस प्रोडक्ट सी को हैंडेड ओवर कर देगा एंजाइम 3 के। सो एंजाइम 3 के लिए ये जो सी प्रोडक्ट होगा ये एज अ सबस्ट्रेट काम कर रहा है, और ये यहाँ पर सी जो है वो एंजाइम 3 के साथ बाइंड करेगा एज अ सबस्ट्रेट, और एंजाइम
3 इस C सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू द प्रोडक्ट D, और नेक्स्ट में एंजाइम 4 जो है वो D सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा इनटू द E विच इज द फाइनल प्रोडक्ट, जिसको हम एंड प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर हमें एक बात पता चली कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस हैं जैसे कि B, C और D, जिनको हम इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस कह रहे हैं, ये तीनों के तीनों बेसिकली एज अ सबस्ट्रेट भी काम कर रहे हैं और एज अ प्रोडक्ट भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट में अब हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा रिएक्शन है, इस पूरे एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन को जो है वो रेगुलेट भी किया जाता है। तो वो रेगुलेट के लिए यहाँ पर आपको दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दिखाई दे रही हैं। लाइक पहली टर्मिनोलॉजी आपको शो हो रही है जी प्रिकर्सर एक्टिवेशन की, और दूसरी टर्मिनोलॉजी आपको शो हो रही है फीडबैक इनहिबिशन की। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिकर्सर एक्टिवेशन क्या होगी। फर्ज करते हैं अगर सेल में इनिशियल सबस्ट्रेट जो है उसकी मिकदार जो है वो बढ़ रही है, सो एंजाइम जो हैं सारे के सारे वो एक्टिवेट रहेंगे। यानी यहाँ पर क्या होगा कि अगर इनिशियल सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ती जा रही है, सो सेल इस रिएक्शन को स्पीडीली चलाएगा और तमाम के तमाम एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट रहेंगे और इनकी स्पीड को बढ़ाया जाएगा। सो इसे हम कहते हैं जी प्रिकर्सर एक्टिवेशन, यानी प्रिकर्सर की वजह से तमाम एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट रहेंगे एंड दे विल परफॉर्म देयर फंक्शन स्पीडीली, क्योंकि सबस्ट्रेट की अमाउंट जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी फीडबैक इनहिबिशन, और फीडबैक इनहिबिशन में हम देख सकते हैं कि अगर फर्ज करते हैं हम कि फाइनल प्रोडक्ट जिसको हम एंड प्रोडक्ट भी कह रहे हैं, इसकी मिकदार अगर हमारे सेल में ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, मतलब सेल को जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज़्यादा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया है, तो सेल क्या करेगा कि वो इस रिएक्शन को थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन कर देगा, ताकि जब तक उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो मौजूद है उसको वो इस्तेमाल कर ले। सो इस मकसद के लिए जो फाइनल प्रोडक्ट है जिसको हम एंड प्रोडक्ट कह रहे हैं, उसका रोल हम देखते हैं कि वो एक्ट करेगा जी एज ए इनहिबिशन, यानी वो इनहिबिटर के तौर पे काम करेगा और वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा और एंजाइम के प्रोसेस को स्लो कर देगा। सो इसको हम फीडबैक इनहिबिशन भी कह सकते हैं और हम एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कह सकते हैं, जिसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी एक्सेसिवनेस जो है वो एंजाइम्स को काम करने से रोक रही है फॉर द लिमिटेड टाइम, और जैसे ही इसका नंबर जो है फाइनल प्रोडक्ट का कम होना शुरू होगा, सो साथ ही जो है तमाम एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमने देखा कि अगर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं या हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, इसमें एंजाइम जो है उनका काम करने का जो तरीकाकार है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो दिस इज कॉल्ड द एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी अकरेंस ऑफ एंजाइम, जिसमें हम देखेंगे कि विद इन अ सेल एंजाइम्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। So most of the enzymes do not float about in a kind of a cytoplasmic soup, but are attached to membrane systems inside the cell in specific and orderly arrangement. So basically यहाँ पर cytoplasmic soup का मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसका मतलब है basically we are talking about the liquid which is present in the cytoplasm. So हम देखते हैं जी कि जो एक सेल के अंदर ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फॉर्म में फ्लोट नहीं कर रहे होते, बल्कि ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के साथ जो है अटैच होते हैं। और यहाँ पर जनरली हम बात करें हैं जी ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन की, क्योंकि हमें जैसे पता है यूकेरियोट्स में ज़्यादातर जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं। सो एंजाइम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में कंपैरेटिवली कम पाए जाते हैं, बल्कि ज़्यादातर ये एंजाइम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होते हैं इन अ वेरी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर अरेंजमेंट। बहुत ही तरतीब के साथ, बहुत ही पर्टिकुलर वे में ये मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होते हैं। और इसमें हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की। अब जैसे हमें पता है ये दो जो ऑर्गेनेलिस हैं जिनका ताल्लुक एनर्जी से है, जिनका ताल्लुक पावर से है, लाइक फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है और यहाँ पर जो है वो एनर्जी जो है वो तैयार की जाती है। और यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स हैं इनके साथ जो है मेम्ब्रेन्स के साथ जो एंजाइम्स हैं वो अटैच होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो ये वो ऑर्गेनेली है जिसका अपना डीएनए है, अपने एंजाइम्स हैं, अपनी प्रोटीन है और राइबोसोम्स हैं, यहाँ पर वो अपने एंजाइम्स और खुद तैयार करता है। नेक्स्ट है जी क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट जैसे हमें पता है ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेली है जो हमें प्लांट्स में और एल्जीज में मिलता है। इसका ताल्लुक फोटोसिंथेसिस से है। सो यहाँ पर भी इसके अंदर भी एंजाइम्स मौजूद होंगे, इसका अपना डीएनए होगा और इसके एंजाइम्स जो हैं इसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। So next lecture would be the mechanism of enzyme action. So keep watching and thank you.